नमस्कार। यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगस्त के पहले सप्ताह में विस्तार संभव है। ओपी राजभर, दारा सिंह को जगह मिल सकती है। कुछ पूर्व मंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्रियों में पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का नाम रेस में है। माट से विधायक राजेश चौधरी का भी नाम चर्चा में है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें, योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर, दारा सिंह को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अगर हम बात करें और पूर्व मंत्रियों की, तो उन्हें भी जगह मंत्रिमंडल में मिल सकती है। 2024 में चुनाव है और उससे पहले मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें भी जगह मिल सकती है। अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। एक दो पूर्व मंत्री को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सपा से घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को हुई कैबिनेट मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। जो बातचीत हुई है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर दिल्ली में शीर्ष नेताओं से वार्ता करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा रहा है, ये माना जा सकता है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के अतिरिक्त 2 या 3 पूर्व मंत्री और विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्रियों में पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का नाम रेस में आ रहा है। माट से विधायक राजेश चौधरी का भी नाम चर्चा में है। कई विधायक भी मंत्री बनने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें देखना होगा कि आखिर जगह किसको मिलेगी। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कौन से वो संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने, जहां ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के गठबंधन में सुभाषपा शामिल हुई है, उनका पार्टी शामिल हुई है, उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया जा सकता है, इसकी चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान, जो कि जिन्होंने घर वापसी की है, यानी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद में ही उत्तर प्रदेश भाजपा में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। अब दारा सिंह चौहान, चूंकि योगी वन में वो मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, ऐसे में अब दारा सिंह चौहान को लेकर चर्चा तेज है कि वो योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। इन दो जो बड़े चेहरे हैं जिनका समायोजन करना है सरकार में। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो राजेश चौधरी हो, पश्चिम के सियासी समीकरण साधने के लिए राजेश चौधरी को भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह, जो कि पूर्व मंत्री हैं और संगठन के भी चेहरे हैं, योगी वन में भी वो मंत्री रहे हैं, महेंद्र सिंह को भी शामिल किया जा सकता है। इसी तरीके से अशोक कटारिया, जो कि परिवहन मंत्री रहे हैं, अशोक कटारिया दरअसल स्वास्थ्य कारणों से वो मंत्रिमंडल में उनको नहीं वो शामिल हो सके थे। ऐसे में अब अशोक कटारिया का भी नाम चर्चा में है कि अब जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसमें अशोक कटारिया भी शामिल हो सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ परफॉर्मेंस भी मंत्रियों को देखा जाएगा। और सबसे जो खास बात है, मिशन 2024 कल लोकसभा चुनाव, उसको जीतने के लिए जो सियासी समीकरण है, चाहे वो जाति समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण, उनको साधने के लिए भी मंत्रिमंडल के चेहरे में वो बड़े जो क्षेत्रीय छत्रप होंगे, जाति लिहाज से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होंगे, ऐसे चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगस्त के पहले सप्ताह ये मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। दरअसल गहमा-गहमी तेज है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज भूपेंद्र चौधरी भी तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल से वो दिल्ली में होगा कि इस मुलाकात में किन चीजों पर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कई नए चेहरे इस बार दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी आज लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में शामिल होंगे और 16 जुलाई से भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम के अलावा इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री दिनेश खट्टेक और रामकेश निषाद भी शामिल होंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा।
संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के पहले दिन ही कल सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर हिंसा को लेकर टकराव देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। आज भी संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी से आईटी ने पूछताछ की है। गुरुवार को बांदा जेल में करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ चली है। 23 बेनामी संपत्तियों के मामले में पूछताछ हुई है। करीब 125 करोड़ रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं कर रहा था मुख्तार अंसारी। इनकम टैक्स ने मुख्तार अंसारी के बयान दर्ज किए हैं। हाल ही में गाजीपुर में 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को इनकम टैक्स ने जब्त किए हैं। इस संपत्ति को मुख्तार का बताते हुए जब्त किया गया है। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बांदा से अंकित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, सबसे पहले आपके पास, जब आईटी ने पूछताछ की तो कौन कौन सी बातें सामने आई सबसे पहले? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स के विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने कल बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। ये पूछताछ जो है वो बेनामी संपत्तियों को लेकर की गई है, क्योंकि गाजीपुर में तकरीबन 20 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली थी, जिसे इनकम टैक्स विभाग ने सीज किया था। बताया ये जा रहा था कि ये बेनामी संपत्तियां मुख्तार और उसके दूसरे सगे संबंधियों के नाम पर थीं। इन बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के बाद से ही तमाम तरीके के कयास लग रहे थे कि इनकम टैक्स विभाग अलग अलग दिशाओं में करीबन मुख्तार का, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम कोनों में व्यापार फैला हुआ था, जिसमें रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों का था। ऐसे में ये पूछताछ मुख्तार अंसारी से बहुत संजीदगी के साथ की गई। जो हमारे सूत्र बताते हैं वो यही बताते हैं कि मुख्तार अंसारी से तकरीबन 5 से 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। तमाम बिंदुओं पर इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार अंसारी से सवाल जवाब किए। हालांकि बहुत ज़्यादा मुख्तार अंसारी ने जो है वो जवाब देने में हिला हवाली की है और इन सब के बीच में अफशा अंसारी को लेकर के भी पूछताछ की गई है। जो उनकी पत्नी हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से अंडरग्राउंड हैं, कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं है, उनको लेकर के भी पूछताछ की है और मुख्तार अंसारी ने उनके पता होने की किसी भी बात पर जवाब ना में दिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का कैसे रहे इस बारे में भी आपसे जानकारी लूंगी। बांदा से अंकित त्रिपाठी हमारे साथ है। अंकित, अभी गाजीपुर में 20 करोड़ की संपत्ति को लेकर जानकारी मिली थी, किस तरीके से अवैध तरीके से यहां पर घर बनाए गए थे, लेकिन 125 करोड़ रुपए की संपत्ति के बारे में जब मुख्तार अंसारी से पूछा जा रहा था तो सहयोग नहीं कर रहे थे। बांदा की जो ये प्रॉपर्टी है, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं, यही वो बांदा जेल है जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद किया गया है और इसी जेल में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है और यही बैरिक नंबर 7 में बंद है। कल बांदा इसी जेल पे आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 घंटे माफिया मुख्तार अंसारी से इसी जेल में पूछताछ की गई है और इसी जेल में ही आयकर विभाग की टीम लगभग 7 से 8 घंटे रही। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाए तो माफिया मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं जो आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, 5 सदस्यीय टीम, उस टीम को गोल मटोल जवाब देता रहा और कहीं ना कहीं घुमाता रहा। फिर भी आयकर विभाग की टीम ने जो इसकी आय से अधिक संपत्ति जो इनकी थी, अगर प्रदेश की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए, कई राज्यों में माफिया मुख्तार अंसारी की लगभग 125 करोड़ से ऊपर की 33 संपत्तियां जिसकी आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। और अगर कहा जाए तो माफिया मुख्तार अंसारी के कहीं न कहीं जो एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के, उसको लेकर के एक अब से पूर्व में भी लखनऊ में भी कार्रवाई की गई हैं आयकर विभाग की टीम के द्वारा और इसकी जो बेनामी संपत्ति है उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है और माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ बराबर की जा रही है। कल जब यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुंची तो शाम 6:45 पर यहाँ पर आयकर विभाग की टीम इस बांदा जेल से निकली हुई है। कहा जा रहा है यानी कि कुल मिलाकर जब मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो रही थी 125 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो कुछ भी जवाब सही से देते नहीं नजर आया और फिर यहां पर आईटी को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि देखना होगा कि अब इन प्रॉपर्टीज को लेकर आगे जांच को कहां तक बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब जानकारी साझा करने के लिए। अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज बड़ा दिन है। एक मामले में आज कोर्ट का फैसला आएगा। सील एरिया को छोड़कर बाकी पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने संबंधी याचिका पर आज फैसला आना है। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी और आज फैसला आना है। फैसले को सुरक्षित रखा गया था, आज फैसला आ जाएगा। हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रश्न है। निश्चित ही जो है यह मंदिर समर्थकों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए यह एक फैसला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। यह जो है अराजी नंबर 9130 बैरिकेटिंग के अंदर का जो फैसला जो है, यह जीपीआर के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार से यह साबित हो जाएगा कि यह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। साली जो प्रमाण है, हमारे जो पुष्प है, कमल के चिन्ह है, त्रिशूल है, चक्र है, शंख है, चक्र दीवार है, और तो और जो 1669 में जो ध्वंस किए गए थे हमारे तीनों शिखर के ऊपर जो गुम्बद हैं, सब साबित हो जाएगा। आज का फैसला हम लोग का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि सत्य सामने आएगा। और देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, वहाँ की दीवारें, वहाँ का जितने इससे पहले जो सर्वे हुआ, टच भी करने का अधिकार नहीं था, टच भी हम लोग नहीं कर सकते। उसके बावजूद अनगिनत सबूत मिले, अनगिनत सबूत। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं मंदिर है, और मंदिर है, हम लोग जान रहे मंदिर है और मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष ये बार बार कह रहा है, लटका भटका रहा है, बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं होने दे रहा है? अगर एसआई वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाती है तो अनगिनत सबूत, सत्य सामने आएंगे, जो सत्य छुपे हुए हैं। इटावा में पुलिस ने 15,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। शिवम तिवारी के पास से पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ इटावा जिले के विभिन्न थानों में हत्या समेत 7 आपराधिक मामले दर्ज है। पिछले दिनों हुई एक दिल इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में आरोपी था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। बदमाश पकड़ा गया है और इसके खिलाफ 7 अभियोग दर्ज हैं। पिछले वर्ष में आप जानते होंगे कि 302 का एक मुकदमा इसके खिलाफ भी दर्ज है। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में इसने अमित बरुआ नाम के व्यक्ति की हत्या किया था। अभी हाल में ही एक 87/23 जब एक स्कॉर्पियो पर फायरिंग हुई थी, तब भी 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें शिवम तिवारी वांछित चल रहा था बहुत दिन से, जिसमें आज गिरफ्तार किया गया है। एक तमंचा 315 बोर और एक कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में एचडीएफसी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो साइबर ठग को डॉक्यूमेंट्स देने इटावा से राजस्थान जा रहा था। गिरफ्तार ठगों ने पुलिस को ऐसे 18 बैंक खातों की जानकारी दी है। पुलिस की टीम अब बैंक स्टेटमेंट जुटाने में लगी हुई है। अभी तक जांच में लाखों रुपए की ठगी की बात सामने आई है। आरोप के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर बैंक में खाता खुलवाने आने वाले सीधे साधे लोगों को के बहाने से आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की किट बरामद किए हैं। ठगी पे कार्रवाई करते हुए बरसाना पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक साइबर फ्रॉड गैंग के 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक अभियुक्त विकास शर्मा एचडीएफसी जसवंत नगर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात है, दूसरा अमित जनपद आगरा का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा फर्जी अकाउंट खोले जा रहे थे। फर्जी नामों पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाकर केवाईसी गलत तरीके से अप्रूव करके अकाउंट खोले जाते थे। एक ही सिम कार्ड पे कई अकाउंट खोले गए। साथ ही साथ जो अकाउंट खोले जाते थे उनका एटीएम और चेकबुक इनके पास रहता था। जैसे ही ठगी का पैसा इनके पास आता था, उसको वाउचर, एटीएम और चेकबुक के माध्यम से निकाल देते थे। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।